हर डांस फॉर्म की कोई ना कोई उत्पत्ति होती है, कोई उसका उद्गम है। जी। कथक का कैसे है? अब वो पूरा राउंड धेन ता धा एक अब दिखेगा गाना। क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी कथक से एक पुराना नाता रहा है। कथक जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। कोई अपने आप को कुछ भी बोले ये जेंडर वो जेंडर, पर ये जो पूरा विश्व है सिर्फ 2 जेंडर्स में ये है। अब आज भी बहुत लोगों को लगता है कथक यानी मुगलों का है। नवाब वाजिद शाह तो खुद कृष्ण भगवान बनते थे, इसलिए जब उन्होंने कालिया नाग को नाथा, तो जब वो निकले नाचते हुए, जब उसके फन पे नाच रहे थे, तो थर थर दिग दिग की का साउंड निकलता था। तो वो कथक का फॉर्म नहीं है वो? नहीं, शिव जी के नृत्य को तांडव कहा गया उस फॉर्म को, क्योंकि वो फोर्सफुली जो नाचते हैं। बड़ा अच्छा उठाया आप। हाँ, मतलब वो है अभ्यास तो करने के लिए, तो गुस्सा दिखाना तो ऐसे करना पड़ेगा, प्राउड दिखाना तो एक आईब्रो उठाएंगे तो प्राउड। आज की रात मजा जी हुस्न का आंखों से लीजिए, जी। इस तरह की जो कोरियोग्राफी होती है। जितने भी कोरियोग्राफी आप बॉलीवुड से देख रहे हो, कथक पे कथक बेस्ड है, पूरा कथक बेस्ड। पोस्टर बना के डाल दिया। आप बिलीव नहीं करिएगा कि ऑनलाइन मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए उसमें। पद्मा खन्ना जी जो थी, गोपी कृष्ण जी की शागिर्द थी, जो जिन्होंने रामायण में कैकेयी का रोल किया है। छत्तीसगढ़ के अकेला बंदा हूँ कथक में। बाकी कथक में मेल आर्टिस्ट में मैं पहला अकेला हूँ सिंगारमणि। कि छत्तीसगढ़ तो ही देश में कथक की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। नटराज से लेकर के अब तक कथक के विभिन्न फॉर्म हुए हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कथक को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ चंदन सिंह परिहार जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से ही देश में कथक की दुनिया में जाना पहचाना नाम है, जो कथक को लेकर के नए प्रयोग करते रहते हैं। शिक्षा दीक्षा में एमफिल हैं, मानद डॉक्टरेट की उपाधि हैं। बॉलीवुड में जाकर के भी कथक पर जो अब तक काम हुए हैं उन पर रिसर्च उन्होंने किया है। और आज हम उनके साथ बैठकर एक विद्यार्थी की भांति ये समझने की कोशिश करेंगे कि कथक को लेकर लोग जो सोचते हैं वो असल मायने में क्या था। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी कथक से एक पुराना नाता रहा है। राजा चक्रधर की जो परंपरा है, उनकी शैली है, उसकी देश में बड़ी कद्र है, उसके चाहने वाले लोग हैं। तो इसलिए भी छत्तीसगढ़ कथक से जुड़ा रहा है, और इसलिए भी हमको समझना था कि आखिर कथक होता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और तमाम प्रश्न जो आपके मन में जाहिर तौर पर उठते हैं उनको डॉक्टर चंदन से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीजी बॉक्स में। धन्यवाद देवेश जी इस मौके के लिए। हाँ, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जी हर डांस फॉर्म की कोई ना कोई उत्पत्ति होती है, कोई उसका उद्गम है। जी। कथक का कैसे है? देवेश जी, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कथक जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। अच्छा, हम लोग महिला प्रधान समझते हैं। हाँ, क्योंकि महिलाएं दिखती ज़्यादा हैं, इसका जो सॉफ्ट जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा सामने है, तो इस वजह से लोग यही सोचते हैं कि महिला प्रधान है। तो इसको क्योंकि इसको एक नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, नटवर से नटराज। जी। तो एक मान्यता है कि जब मीथ कहते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो एक मीथ है, कहना चाहिए किंवदंती है कि जब कान्हा जी जब उन्होंने कालिया नाग को नाथा, तो जब वो निकले नाचते हुए, तो उस वक्त उनके पैर से जब उसके फन पे नाच रहे थे, तो थर थर दिग दिग की का साउंड निकलता है। दिग दिग जो है कथक का बोल होता है। अच्छा। तो वहां से बना ऐसा। स्टोरी तो बहुत इतनी सनातन है, तो सनातन नहीं, के बताइए, जैसे भरपूर समय हमारे पास। जी जी, तो सनातन है, तो उस तरह से इसकी जो हिस्ट्री है, अगर हम बहुत बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री, बट ये एक जो बेसिक जो हिस्ट्री में बताना, मतलब उत्पत्ति की बात आपने कही, तो इसको मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि नटवर श्री कृष्ण जी से उत्पत्ति उस काल से है वो। अच्छा। और इस तरह से उसमें जो उनके पैरों से जो साउंड निकला, हाँ। उसे कथक के बोल बने, इसलिए इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। तो शिव जी का जो नटराज स्वरूप है वो अलग है। हाँ, वो उसको मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा विश्व है, भले जेंडर्स कोई अपने आप को कुछ भी बोले ये जेंडर वो जेंडर, पर ये जो पूरा विश्व है सिर्फ 2 जेंडर्स में है, मस्कुलिनिटी और एक फेमिनिटी पे, ये आप भी मानते हैं। अगर लोग अपने आप को जैसे अभी आजकल चल निकला है ट्रांस एंड ऑल, उसमें भी एक ही जेंडर होता है, अगर वो या तो फेमिनिन होगा या मस्कुलिन होगा, है ना, पर है ये 2 ही। तो शिव जी के नृत्य को तांडव कहा गया उस फॉर्म, क्योंकि वो फोर्सफुली जो नाचते हैं। शिव जी को कभी अगर आप अज्यूम करेंगे या किसी फिल्मों में हम उनके बारे में देखेंगे या कोई उनसे जुड़ी फिल्म देखेंगे, तो उनका दम दम तांडव, हाथ यूं यूं फेंकते हुए, पैर उठा के, मतलब नटराज का पोस्चर बनाते हुए हमेशा देखते हैं। तो उनके डांस को तांडव नृत्य से जोड़ा गया है, फोर्सफुल मस्कुलिन, डिवाइन मस्कुलिन। तो वो कथक का फॉर्म नहीं है? नहीं, कथक का पार्ट है, कैसे भाव जो है ना, तांडव। और एक होता है लास्ट से, जो माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है। उनके सॉफ्ट, उन्होंने जब देखा कि शिव जी तांडव नाच रहे हैं, तो मैं थोड़ा सॉफ्ट करूँ, तो वो जो सॉफ्ट फॉर्म जो आया डांस का,
ये सभी चीज़ों में देखने को मिलेगा आपको, हर फॉर्म में, चाहे वो कथक हो, शास्त्रीय नृत्य की सारी विधाओं में आपको दिखेगा। अगर आप कहेंगे जो बॉलीवुड नाचते हैं या वेस्टर्न नाचते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको दिखेगी। वो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, अब आपका नज़रिया बदलेगा जब आप अगली बार देखेंगे। तो ये इतना प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। फिर उसका रिफॉर्म कैसे होता गया? क्योंकि अब आज भी बहुत लोगों को लगता है कथक यानी मुगलों का है। जी। तो जैसे रिफॉर्म ऐसा होता है कि समय बदलता है, जैसे कालांतर, जैसे जिस तरह से लोग आते गए, और हमेशा ना ये संरक्षण में रहा है, और ये कला जो होती है हमेशा संरक्षित, यानी कोई इसको संरक्षण देता है। जैसे अभी अगर कहें आज के में, अभी तो राजा महाराजाओं जमींदारी प्रथा तो है नहीं, तो इसके लिए हम हमेशा सरकार से गुहार लगाते हैं, क्योंकि एकेडमी बनाई है। एकेडमी में उस तरह के कलाकार जो रिनॉन्ड आर्टिस्ट उनको बुलाई, ताकि जो अभी के जो, क्योंकि अगर नहीं सिखाया जाएगा तो खत्म हो जाएगा ये, और ये हमारे देश की ग्लोरी है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी देश की लाख हम वो पहुंच जाएं, आप कहना चाहिए विकसित हो जाएं, पर ये जो आर्ट फॉर्म है यही हमारी पहचान है, और यही इसी से हम भारतीय हैं, हमारा चेहरा यही है। तो इस तरह से फिर काल बदलते गए, लोग आते गए, और इसका जो रूप है तब से लेकर अब तक बहुत बदल गया। पुराने समय में किस राजा ने सबसे ज़्यादा कथक पे काम किया होगा? देखिए एकदम पुराने समय तक तो नहीं बता पाऊंगा, पर जो अभी लास्ट मैं बताऊं जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ में जो काम हुआ। उसके पहले भी बहुत सारे राजाओं ने, मतलब अगर आप हम हिस्ट्री पढ़ते जाते बहुत डेप्थ है, क्योंकि मैं एक लाइन बताऊंगा तो एक लाइन ही, जैसे अगर कुछ जो इंटरव्यू सुनेगा बोले नहीं ये नहीं ऐसा, तो एक लाइन बोल के क्या होगा कि उसके नीचे और भी बहुत उसके ब्रांचेस निकलती जाती हैं, तो वो बहुत टफ है उसको बता पाना और उसको उतना बता पाना। पर अगर मैं मोटा मोटी आपको कहूँ, शुरू होकर कालांतर से होता है, बदलता गया। जब मुगल एम्परर आए हमारे यहाँ, मुगलों ने इसको लिया, तो उसमें नवाब वाजिद अली शाह का जी का नाम जो है, मतलब लेना, मतलब उनके बिना तो संभव ही नहीं है। अगर वो ना होते तो शायद पता नहीं कथक का क्या ही, क्योंकि संरक्षण उन्होंने दिया, तो फिर भटक रहे होते। क्योंकि वो जब वो समय आया तो जो कलाकार लोग थे सभी विधाओं में, मतलब शास्त्रीय विधाओं में कहूँ तो, चाहे वो गाने वाले हों चाहे नाचने वाले हों, सबकी हालत बड़ी खराब हो गई थी, तो उन्होंने संरक्षण दिया। तो मैं बोलता हूँ कि उनसे बड़ा, मतलब मेरे मानने में, अगर कथक ओवरऑल कथक में, वैसे तो और भी राज्य में नाम और आगे लूँगा, छत्तीसगढ़ में भी रहा है हमारा, तो अगर वो स्वरूप उन्होंने बचा के रखा तो नवाब वाजिद अली शाह उनका ही नाम है। तो इसका पैटर्न जो है कथक का, कश्मीर से कन्याकुमारी जाते तो बदलता है या एक जैसा होता है? आपने सुना होगा देवेश जी, घराना सुना होगा? हाँ, घराना बनारस घराना, ग्वालियर घराना। नहीं, मैं कथक का अलग है, जैसे लखनऊ, बनारस, जयपुर, और अभी हमारा सबसे नया घराना हमारा रायगढ़, जो छत्तीसगढ़ से है। तो मैं तीनों के बारे में, चारों के बारे में, माफ़ कीजिएगा, चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लखनऊ, जैसे मैंने आपको बताया, लखनऊ वाजिद अली शाह साहब का प्रभाव रहा, तो वो बहुत सॉफ्ट, तहजीब से भरा, जो एक आप देखिएगा कि इस्लामिक परंपरा होती है, जनाब आएँ, तशरीफ़ रखें, मतलब लीजिए, नोश फरमाएं, आपको कभी भी वो एक हाथ से यूँ नहीं देगा पानी। अगर अच्छा सही मुस्लिम बंदा है तो आपको कभी भी लीजिए ऐसा नहीं करेगा, वो आपको यूँ, एक तहजीब है उनकी, एक इस्लामी तहजीब है अपने आप में, उसकी अपनी एक गरिमा है। तो वो वहाँ पे रहा, तो वहाँ पे बहुत नजाकत, तैयारी डेफिनेटली रही, मैथोलॉजिकल भी रही चीज़ें, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह तो खुद कृष्ण भगवान बनते थे, मुस्लिम होकर भी वो कृष्ण, मुगलों का इतना कट्टर होते हैं लोग, वो कृष्ण बनते थे, उनकी बेगमें जो होती थी, गोपियाँ बनती थी, राधा बनती थी। अच्छा। नाम भी होते थे, सब्ज परी, ये वो बहुत कुछ ऐसा नाम रखते थे, अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत थ्योरी वाला विषय हो गया। थ्योरी को तो मैं बिल्कुल वो देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो हम, क्योंकि ये मंचीय कला है, तो उसके मंच के जो उपयोग को लेके मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ कि मंच में ये कैसा दिख सकता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। जी। तो इसमें अंतर क्या क्या है? जैसे हाँ, सब घराने की बात हम कर रहे थे, तो मैंने लखनऊ के बारे में बताया। लखनऊ में थोड़ा मुगल प्रभाव यानी कि इस्लामी प्रभाव है, और वहीं अगर आप जयपुर जाते हैं तो जयपुर राजपूतों से जुड़ा रहा है, तो वहाँ के डांस में बहुत फोर्स है, खूबसूरत है, फोर्स है, पूरा हिंदू प्रभाव है वहाँ पे। जैसे तलवार की गत वगैरह करते हैं, तलवार दिखाना, स्तुति, शिव जी की स्तुति, तांडव का परफॉर्मेंस करना, ऐसा तक रहता है। तो वो भी रहा, और उनका अपना जो एक जयपुर, मतलब कहना चाहिए राजस्थान का जो एक राजपूती परंपरा का जो एक प्रभाव है वहाँ के नाच में, डेफिनेटली किसी भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की कला में उसका प्रभाव दिखता है, किसी भी चीज़ में दिखेगा। फिर हम पहुँचते हैं बनारस, बनारस आप समझ लीजिए, बनारस तो पूजा बाबा काशी विश्वनाथ जी का गढ़ है। तो वहाँ पे वहाँ की जो बंदिशें होती हैं, जो उसमें नाचे जाने वाली चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में आपको भगवान जी का, मतलब कोई भी दुर्गा जी की स्तुति दिखेगी, नाचेंगे तो कुछ भी चीज़ नाचेंगे तो गणेश जी की चीज़ को लेके नाचेंगे। तो मैथोलॉजी इतना खूबसूरत है वो, मतलब मैं बोलता हूँ कि क्या ही घराना, मतलब हर घराना इतना अपने में खूबसूरत है। ये 3 हुए। चौथा हमारा, मैं इसके बारे में स्पेशली बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और हालांकि मेरी तालीम लखनऊ में हुई है, लखनऊ परंपरा से हुई है, फिर एकेडमी में सीखा, इसलिए और भी बाकी घरानों को सीखा, पर रायगढ़ ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि राजा साहब, राजा चक्रधर सिंह जी ने मतलब जो काम किया, वो तो वैसा काम तो मुझे
कहीं नहीं दिखता है। उन्होंने क्या किया, अब बोलेंगे कथक, उन्होंने क्या, जब वो राजा थे तो उन्होंने अपने दरबार में बाकी जो राज्य के जो बड़े नर्तक थे, जैसे आप अभी जानते होंगे पंडित बिरजू महाराज जी का नाम सबसे बड़ा है, हाँ। सबसे बड़ा नाम हम सब, हाँ। उनके फादर भी वहाँ रहे, मतलब बिरजू चाचा महाराज जी भी के रहे, पिता और भी चाचा वहाँ रहे, रायगढ़। रायगढ़ रहे। बताइए उसको, जो अब उस वक्त जो जो चाचा थे उनके, तो जबकि फिल्मों में भी थे, ये पाकीज़ा उन्होंने कोरियोग्राफ किया, मुगल आजम कोरियोग्राफ किया, ऐसा नंबर ऑफ उस समय की जो कल्ट क्लासिक मूवी उन्होंने कोरियोग्राफ किया। उनकी पत्नी के साथ मेरा रहना हुआ, पंडित यानी कि पंडित बिरजू महाराज जी की चाची जी के साथ, रमा देवी लक्ष्मी महाराज जी, उनके साथ रहना हुआ। तो वो तब मैं, क्योंकि मैं फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे, तो वो मधुबाला कैसी थी, तो सब तब उन्हें पूरे राज पता चले कि ये मधुबाला नहीं थी, यहाँ मधुबाला थी, ये सब चीज़ें। तो ये हुआ, तो महाराज साहब ने क्या किया कि भाई कथक तो कथक है, हालांकि वही हाथ हस्तक तत्कार, यहाँ के बोल अलग है, यहाँ का सॉफ्ट है, यहाँ का स्ट्रांग है, यहाँ का मैथोलॉजिकल है, पर वो हस्तक तत्कार सभी कर रहे हैं, मैं क्या करूँ नया। तो उन्होंने क्या किया देवेश जी की, जो कथक के जो बोल हैं, बंदिशें हैं, उसको उन्होंने नामकरण किया और प्रकृति से जोड़ के उन्होंने बंदिशों की रचना की। इतनी है कि पूरा देश जो कथक का जो जो एक संसार आज पूरा पीछे पड़ा हुआ है कि वो हमें मिल जाए, पर कई कारण है उसके पीछे जो अब यहाँ पे शायद नहीं बता पाऊंगा। है, समझिए कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती गई, तो वो चीज़ें लोगों तक नहीं निकल, मतलब 35-35 किलो की ग्रंथ लिखी गई है वहाँ। अब सोचिए 100 पेज का बुक इतना होता है, आप इतनी चीज़ें होंगी कि मैं जीवन भर ना कर पाऊंगा। अगर बंदिश लिखी है 100-150 पेज का बुक है, वो 35 किलो कितना ही होगा बताइए। तो उसमें बंदिशें महाराज साहब ने लिखी, उन्होंने उसका नाम दिया कड़क बिजली, दल बादल। अब नाम से सुनिए, दल बादल, उसका अंग चेस, ये वीडियोस आपको मैं शेयर करूंगा। जैसे दल बादल है, बादलों का दल, जब बादलों का दल आता है तो क्या माहौल बनता है जब बिजली कड़कती है। तो उसमें उस बोल में उन शब्दों का उपयोग है, और जब उसकी जो आंगिक चेष्टा है, जब हम नाचते हैं तो उसमें हम पूरा बादल, ये करना, बिजली कड़कना, सब कुछ दिखाते हैं। तो वो जो नाम है उसका दल बादल, वहाँ पे एकदम पूरा परिलक्षित होता है कि वाह। तो ये बातें हैं, इतना यूनिक सोच उस इसमें 1905 से 47 तक का, 42 साल की उम्र में वो चले गए थे। तो 42 साल की उम्र में, मैं खुद बड़ा हुआ उनसे, तो उस एज में उन्होंने इतना सोचा और इतना यूनिक बनाया रायगढ़ को। और मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, रायगढ़ की फैमिली से। महाराजा साहब की जो पोती हैं, पर पोती हैं, महाराजा साहब के जो बड़े बेटे की बेटी की बेटी उपासना, अभी उपाध्याय हो गई हैं, डॉक्टर उपासना उपाध्याय करके, तो उनसे मैं जुड़ा हूँ। तो मुझे एक जो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर की है, बहुत हद तक वहाँ से सेटिस्फाई होता हूँ मैं। दीदी से बातें करी, दीदी ये क्या था, वो क्या था। तो हमने बीच में एक प्रोजेक्ट भी किया था इसको लेके, ऑनलाइन प्रोजेक्ट तो है। अभी उनके घराने की जो उनकी चीज़ें, उनके संरक्षण को लेकर कोई काम दिखता है? देखना चाहिए। घर वाले, अब मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें यहाँ पे गज से नहीं, घर, नहीं, बोलिए ना, सुनेंगे तो उनको भी जी, अच्छा। मुझे लगता है कि उनके घर में जो, देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि राजा चक्रधर उनके दादा थे जी, तो केवल उनके हो गए, नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल राजा चक्रधर इस पूरे देश के हर कला प्रेमी के उतने ही साझे उतने पुरखा ही, हैं। जी बिल्कुल, उनके उतने ही पुरखा चाहने अकेले वाले के नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। सही, एकदम करेक्ट बात बोली। तो वो घरों में उनके जो हैं, अभी जो वर्तमान में जो भी है, उनके पास वो चीज़ें वो दे नहीं रहे हैं, कारण मुझे नहीं मालूम है। अच्छा। सुनने में बहुत बातें आई, जैसे महाराज जी ने भी हमने सुना था, एक हम तो बस सुनने वाले लोग हैं, इनको फॉलोअर लोग हैं। तो महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी ने भी मांगा था, फिर कुछ इश्यूज आए। अब मुझे लगता है समय, अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो दे दें, क्योंकि एक समय वैसे भी खराब हो रहा है वो, तो कुछ लग गया, कुछ हो तो पाउडर ही बन जाएगा एक पुरानी नहीं, चीज़ या है। उनके परिवार में कोई उसको लेके आगे बढ़ना चाहता है, वो कथक करना चाहता है, तो आपकी पूंजी आप करिए। कर रही हैं, जैसे जैसे आप जिनका नाम मैंने बताया, डॉक्टर उपासना जी, उन्होंने वो कर रही हैं, पर वही कि जो पारिवारिक जो चीज़ें में जो बंदिशें हैं, वो भी चीज़ें बीच में आड़ी आ रही है ना, तो वो उस वजह से भी वो चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही। जब घर पे ही नहीं आ पा रही तो बाहर तक तो आप सोचिए ही नहीं कि मुझे मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा, तो है ही नहीं। तो वो निकलेगा तो कहलाएगा तो उन्हीं का ना, उन्हीं का कहलाएगा। ये बात उनको समझ नहीं आ रही है, ये बात उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जबकि अभी जो सांसद जी हैं जो उनकी फैमिली में है, वो तो बहुत प्रयास कर रहे हैं उनके नाम को लेकर के। जी, 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 रेलवे स्टेशन की जमीन उन्होंने दान की है, जी, रायगढ़ रेलवे स्टेशन की। जी, जी, और बहुत सारी चीजें जो उनकी फैमिली ने, उनके पुरखों ने काम किया है, उसको गजेटियर से जाकर निकलवा के जी, जी, उसको प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मुझे उनकी मंशा पर शक नहीं है, अप्रोच भी हो सकता है कि उस तरह का ना हुआ हो। और एक और मैं बोलना चाहूँगा देवेश जी कि हम कलाकारों में एकता नहीं है, सबसे बड़ी बात। हम ही मैं बाहर तो नहीं जाऊँगा, अभी तो मैं छत्तीसगढ़ लेवल पे ही बात करूँगा, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। वासंती जी वाला घराने का डांस करती हैं शायद। वासंती दीदी रायगढ़ क्लेम्ट करती हैं, उनकी पूरी फैमिली करती है ना, और ऐसे लोग भी हैं। तो हम जब एक हो जाना, अभी क्या हो रहा है ना, क्योंकि रिसोर्सेज या हम मौके इतने कम हैं कलाकारों के लिए, कि खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद की दाल रोटी के लिए, सीधी सी बात। तो लोग क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम मुझे मिल जाए तो मैं आपसे 3-5 करके मैं आपको काट के मैं ले लूँ, उसको उनको काट के मैं ले लूँ। तो यही चल रहा है। उससे भी क्या हो रहा है ना कि
अगर देवेश जी मैंने आपका प्रोग्राम काट लिया है तो आप कहाँ से मेरे वेल विशर होंगे? आप भी कथक डांसर हैं मान लीजिए, तो आप तो कभी नहीं मेरे वेल विशर। तो ये चूंकि मौकों अपॉर्चुनिटीज का इतना अभाव है हमारे यहाँ, न तो कलाकार भटक रहे हैं, न दूसरी एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि बाहर के लोग घुस जा रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुछ अभी कॉलेजेस वगैरह खुले हैं, बिना इंटरव्यू के जो बंदे हैं बाहर के वो घुस जा रहे हैं। इसका बड़ा मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है अपना इसके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर के बंदे ना आए, पर मेरे जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं अच्छा नाच रहे। हम छत्तीसगढ़ियों की दिक्कत क्या है देवेश जी, हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर उसे बोल दिया आगे गाड़ी गया तो पीछे हट जाते हैं। तो मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है इसके लिए, इसके लिए मैं एक लड़ भी रहा हूँ। तो हमारे लोग को चांस नहीं मिलता, बाहर के लोग। अब मैं बोलता भैया अपने शहर में जाइए ना, अपने गाँव, मतलब बंगाल वंगाल कहीं आसपास के लोग आके यहाँ पे एकदम बाकायदा घुस के एकदम डंके की चोट पे हमारे बच्चे पीछे हट जा रहे हैं। मतलब अगर वो इंटरव्यू में घुस भी रहे तो वो इतने चालाकी से काम कर रहे हैं कि उनका चालाकी इतनी ज़्यादा है कि वो मैनेजमेंट को भी ग्रैब कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, और उनकी जॉब वहाँ लग जा रही है। जबकि हमारे पास हमारे अपने टैलेंटेड, मतलब क्या ही टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ हैं, चाहे पीएचडी कहिए, पीएचडी होल्डर कहिए, परफॉर्मर कहिए। मुझे बताइए, मैं ला के खड़े करता हूँ। ये बड़ा दुखद है हमारे यहाँ। उससे क्या हो रहा है कि हमारे अपनी कला का पूरा जो सत्यानाश हो रहा है, हम लोग करने, चाहे फोक हो चाहे कोई हो। जैसे अब राज्योत्सव ही होता है, राज्योत्सव में देखिए ना, मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड के बंदों को बुलाने का क्या मतलब जिनको आप करोड़ देते हैं। 50,000 देने तक में दिक्कत आती है। अभी मेरा रायगढ़ के लिए कुछ लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर मेरी बात हुई, तो उन्होंने जो अमाउंट बोला एकदम शर्मनाक था, क्योंकि मैं तो करीब 25,000 रुपये तो मेरे सिर्फ साजिंदे लेते हैं, और आपको लाइव चाहिए। और रिकॉर्डिंग तो मैं ऐसे भी नहीं करता हूँ देवेश जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग इतना सा मिस हुआ कि आप तो खत्म वहाँ पे। तो ऐसा भी हुआ, तो गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मैं कहता हूँ अगर इतना बड़ा राज्योत्सव होता है, सब लोग टीवी में देख रहे हैं, फिर सिनेमा बड़े बड़े कलाकारों का नाम जो आ रहा है, मत बुलाइए ना, आप करोड़ देते हैं उनको। क्योंकि इसलिए हमारे बंदे फिर क्या करते हैं, प्रैक्टिस छोड़ के, क्योंकि उनको भी तो पेट चलाना है। कोई दुकान खोल रहा है, कोई कॉर्पोरेट में चला जा रहा है, कोई एचआर बन जा रहा है, कोई वहीं कोई भी जॉब पकड़ ले रहा है। तो कला जो साधना की चीज़ है, उनके पास वक्त नहीं बच रहा है काम को करने के लिए। तो क्योंकि वक्त नहीं है तो और ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है। अब आज भी मैं सुबह, अभी तो मैं 50 काम रहते, पर सुबह में कम से कम 2-2.5 घंटे मैं सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में। एक बंदा आता है मेरे को प्रैक्टिस कराने के लिए, 2 घंटा मेरा, क्योंकि एक कंपनी होती है, तबला, कुछ बेचारा छोटा बच्चा है, उसके साथ मैं अभी वो बस ठेका लगाता है, एकदम बिगनर है, और उसके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरा चलता रहे हाथ पैर। अभी एक लेग डैम था मेरा अभी, तो अभी टाइफाइड की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो मैं अपने आप को पूरा एक्टिव रखता हूँ, कि और तरीके से अपना चला लेता हूँ मैं, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखता हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या माहौल नहीं है कथक का, या दर्शकों में रुचि खत्म हो गई, इसलिए बुलाते होंगे? नहीं, माहौल भी है, रुचि भी है, सपोर्ट नहीं है। ये जो सहयोग चाहिए नहीं है। फिर क्या होता है, लोग डील करते हैं अपने बंदे को बुलाने के लिए। अगर मैं मान लीजिए मिनिमम में 50,000 कुछ नहीं होता है। अगर आप देखिए जो खर्च होता है वहाँ पे, मैं मिनिमम 50,000 विद ट्रेवलिंग विद टिकट, तो भी लोग बार्गेनिंग करते हैं, चंदन तुम तो मेरे दोस्त हो, प्लीज़ आ जाओ ना, 10,000 में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो कम मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि कथक हो, शास्त्रीय संगीत हो, क्लासिकल कोई भी फॉर्म हो, जी, ये केवल विनिमय के आधार पर चल रहा है कि आप एक प्रोग्राम कराइएगा, मुझे बुला लीजिएगा अपने स्टेट में, चल रहा है, आप वहाँ कराइएगा, आप मुझे बुला लीजिएगा। तो आपस में कलाकारों का विनिमय होता जा रहा है, और इसलिए बचा हुआ है शायद, क्योंकि गवर्नमेंट के एंड से तो कुछ बड़ा चीज़ दिखता नहीं है इसके संदर्भ में। और सबसे मैं एक इवेंट करवाता हूँ कृष्ण की के नाम से, तो उसका मुझे एक फी लेनी पड़ती है, क्योंकि उसी से फी से मैं उनको अवार्ड और सारी चीज़ें देता हूँ, और हॉल भी सर बहुत महंगे होते हैं। 1,000 to 15,000 का हम फी रखते हैं। इतनी दिक्कत, अच्छे लोग ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम कोई बिलो बंदा है, बिलो बंदा भी आजकल वीकेंड में जाके 3,000 खर्च करके आता है पिज्ज़ा खा के। अच्छे लोग 1,500 का हिसाब लेते हैं, तो लोगों में ये वाली भावना। अच्छा, दूसरी बात है, अभी बच्चे क्या करते हैं, कथक डांस सीखना है तो तुरंत कथक सर्च करते हैं, वहाँ पंडित बिरजू महाराज जी का है, जो उस लेवल के बड़े कलाकार हैं, उनका नाम आ जाता है। अब वो सोचते हैं कि वैसे ही करेंगे, वो ये नहीं देखते कि महाराज जी बनने के लिए क्या किए होंगे। बेसिक पे नहीं जाते, आते से बोलेंगे कितने दिन में हो जाएगा सर, कॉस्ट्यूम कब सिलवाएं। मैंने कहा भैया बेसिक तो करिए, फुटवर्क में 1 साल लगता है, फुटवर्क को सिस्टमेटिक फिट होने में। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज बन जाएंगे, फिर बहुत सारा अलग अलग फैक्टर है इसका। पहले पैर ठीक होगा, हाथ ठीक होगा, फिर चक्कर सीखेंगे, फिर इसके जो कुछ बेसिक बोल होते हैं वो सीखेंगे, फिर एक्सप्रेशंस पे हम जाएंगे, अलग अलग आईब्रो उठाने, हर चीज़ का एक तरीका है। बड़ा अच्छा उठाया। हाँ, मतलब वो है अभ्यास तो करने के लिए। अच्छा, वो बोल के हिसाब जैसे जब हम बोलते हैं, मतलब इसका उपयोग अब कहीं भी नहीं उठा सकते। उसका तरीका, जब शिव जी दिखाना, कोई घमंड दिखाना है, किसी को दिखाना है, तो गुस्सा दिखाना तो ऐसे करना पड़ेगा, प्राउड दिखाना तो एक आईब्रो उठाएंगे तो प्राउड। ये तो एक्टिंग में काम आएगा। हाँ, एक्टिंग भी मैं सिखाता हूँ। मेरे एक क्लास ही एक्टिंग की है मेरे पास, फिल्म एक्टिंग नाम दे दिया मैंने। पर एक्टिंग, अभिनय, ऑब्जर्वेशन सिखाता हूँ। जैसे आप बातें कर रहे हैं ना, अभी मैं चाहूँगा तो मैं 4 आपके एक्सप्रेशन अडॉप्ट कर ली मैंने अभी। हाँ, सच बात है, यही तो अभ्यास है।
कोई भी चीज़ आप सोचिए ना, ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई हैं? रोज़ की चीज़ों से तो निकल के आई हैं। वो वैसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, आप ऐसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं डांस में मेरे हाथ बार-बार चल रहे हैं कंटिन्यू। हाँ। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अभिनय में फिर और सबसे बड़ी बात है सटीक, जो हड़बड़ी से आएगा, शॉर्टकट के चक्कर में आएगा देवेश, जो सटीक चीज़ कहाँ सीखेगा? खाना भी हम शॉर्टकट में हम अच्छा नहीं बना, नमक ज़्यादा हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा। वही बात है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में कोई सीखना चाहता है आने वाली पीढ़ी में हुँ। कथक, बहुत लोग का ये मानना है कि हमको कला आनी चाहिए। जी, जी। अब रोजगार का साधन अब कोई नहीं बनाना चाह रहा जी, है इन जी। दिनों, हाँ। क्योंकि आर्ट फॉर्म मैंने देखा है कि आप एक बार अच्छा कर लेंगे, करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद खाली है, नहीं। आप एलिजिबल हैं तो भी मुश्किल है तो भी होना। मुश्किल है। और एक पद अगर खाली है तो 100 उसके लिए खड़े हैं। 100 तो सब लोगों को अपना रोजगार का साधन अलग बनाना चाहिए, इसको शौक रखना चाहिए। रखना सही, चाहिए। आप एक हद तक तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है जैसे प्रोफ़ेसरशिप की बात, क्योंकि अच्छा तालीम का काम वहीं पे होता है। उसके लिए भी फंडे हैं, नेट करो, नेट हर कोई नहीं कर सकता। हाँ। जो नाचने वाला बंदा जो एकदम कलाकारी नहीं कर पाएगा, नेट भी कर ले तो चलो पीएचडी कर लो। हाँ। ये सब नहीं, इतने ज़्यादा हर्डल्स हैं, हाँ। इसको मेरिट पे रखो ना, आप अच्छा करते हैं, आप सिखाइए। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग पहुँच जा रहे हैं हाँ। उस संस्थान में, जो कि ये परफ़ॉर्मिंग तो ज़ीरो है, पर शायद एकेडमिक सच मतलब सैद्धांतिक पक्ष अच्छा हो, लेकिन वो सिखा वहाँ पे भी नहीं पा रहे हैं। तो पूरा आप तो सोचिए कि अब वो 40 साल, कम से कम 30 साल मान लीजिए, 30 ईयर के लिए वो बंदा वहाँ पे ऑक्यूपाइड हो गया, 30 पीढ़ियाँ खराब हो गई मान लीजिए। तो इधर पीढ़ी फिर वो जो सीखेगा वो बाहर भी सिखाएगा। मतलब मेरी मेरी तो किस्मत रही बहुत अच्छी रही कि अच्छा कम जितना भी सीखना रहा, बेसिक मैं अपने को एक बेसिक क्लियर वाला बंदा मानता हूँ रहा, और अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला। अंत में पंडित बिरजू महाराज जी के सानिध्य मिला लास्ट में, पर मिला। तो डांस को मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ नहीं कहूँगा, पर मैं सोच अच्छा पाता हूँ। मेरा विज़न है, मेरा कान और आँख बहुत सही तैयार होना चाहिए, तो वो मैंने उस पे मेहनत की। कथक के रास्ते और कहाँ खुलते हैं? कोरियोग्राफी में खुलते होंगे? बिल्कुल खुलते हैं। आपका आप जितने भी कोरियोग्राफी आप बॉलीवुड देख रहे हो, कथक पे ही, कथक बेस्ड है, पूरा कथक बेस्ड। उसके बाद भरतनाट्यम का कुछ पोस्चर यूज़ करते हैं। जैसे सरोज खान जी का नाम अगर लेते हैं, तो कथक ट्रेंड थी उनके पूरे डांस में। जैसे उन्होंने माधुरी जी को उन्होंने जो किया, तो पूरा फुल्ली कथक, पूरा कथक के पूरे हाथ रखना, चेहरा छुपाना, ये सब आप देखिएगा उनके। वो बहुत फेमिनिन कराती थी डांस, मतलब औरतों के लिए बहुत परफेक्ट था। तो ये छुपाना, ये सब करना, चेहरों हाथ यहाँ, ये सब इस तरह के कोरियोग्राफी में इतना खूबसूरत करती थी वो, माधुरी जैसी करने वाली बंदी। तो शिष्य भी वैसा चाहिए। जितने अच्छा आप कलाकार हैं, तो क्योंकि आपकी सोच को पर वही देगा। अब जो नए कोरियोग्राफर आ रहे हैं, आज की रात मजा जी हुस्न का आँखों से लीजिए, तो इस तरह की जो कोरियोग्राफी होती है, ये भी सब सीखे ट्रेंड लोग रहते हैं या फिर नए फॉर्म वेस्टर्न आ गए होते हैं? अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ देवेश जी। अब ये है कि ये जैसे आपने बोला ना कि कैसे परिवर्तन, ये परिवर्तन है और खराब परिवर्तन है, दुखद है कि उसमें क्या ही देखा आपने, क्या सीखा। एक तो कपड़ों का तो इशू है ही, है ना। देखने वाले भी हैं लोग, और सबसे ज़्यादा हमारे जो जेंजीज हैं ना, मैं देखता हूँ, मैं सिनेमा में गया अभी कुछ मेरे जैसे दोस्तों के साथ अभी रिसेंटली एक फिल्म रिलीज रणवीर सिंह की अभी आई है, जो सेकंड वर्जन देखने गया, और सर मेरी वो बिल्कुल जोनर की नहीं है। सबसे ज़्यादा मज़ा लेते मैंने उनको देखा है, जबकि वहाँ पे था कि 16 से ऊपर के 18 वालों को नहीं जाना है। मैंने वहाँ पे 5 साल से लेके 13 साल के बच्चों को भी मज़े लेते देखा है, वहाँ पे सिर्फ गालियाँ थी। तो एक वर्ग भी खराब हो रहा है, तो अकेले कैसे किया जाए, इसके लिए मतलब ना, इसके लिए अच्छा खासा कदम उठाना चाहिए भाई। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, और क्योंकि अब तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास मोबाइल। हम जिस चीज़ को मना, जो एक समय पे आप सोचिए कि 20 साल पहले देवेश जी, जो चीज़ रिचेबल नहीं थी हमारे, कि हमें किसी चीज़ को खरीद, एक मूवी गाना भी देखने के लिए, छत्तीसगढ़ी गाना देखने के लिए हम सीडी खरीदते थे या रेंट पे लेते थे। आज फिंगर टिप पे है। अब बच्चों को आप रोकोगे ना, तो बच्चे और क्यूरियस होकर उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं तो 10 साल का भी बच्चा, तो उस पर भी भरोसा नहीं मुझे, वो क्या जानता होगा। ये बताइए, जैसे मुगले आजम हम देखते हैं, तो उसमें पहले तो हीरोइन मिलना मुश्किल काम हुआ करता था। जी। मेल ही फीमेल का एक्टिंग किया करते थे बॉलीवुड में। जी। जब डांस आया तो उसको किस तरह से प्रयोग किया गया, और क्या हीरोइनों को सिखाते थे उसको? इसके बारे में बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव से है। 2008 में मैं पंडित लच्छू महाराज जी, जो उस फिल्म के कोरियोग्राफर हैं, पंडित लच्छू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी के सग्गे चाचा जी, उनसे वो तो 78 में चले गए थे, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी पत्नी रमा देवी गुरु महाराज जी, उनका साथ रहने को मौका मिला, और अच्छा लंबा समय मिला। मेरे को 1.5 महीना मिला उनके साथ रहने। वैसे मिलता रहा, पर ऐसे रहने को एकदम मिला, सेवा करने को मिला उनके। तो मैं तो बहुत, सच में इतनी फिल्में अट्रैक्ट करती हैं मुझे देवेश जी, तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कथक। तो बोले, ये पता चला कि मधुबाला जी, चूँकि वो तो कैमरे का कमाल है, डायरेक्टर का कमाल है, के आसिफ साहब जिन्होंने बनाया, तो वो इतना बढ़िया करते थे। बोले उनका ये बहुत वो था
ये जो पोर्शन है उनका इतना खूबसूरत था कि, और उसमें जो एक्सप्रेशन दे जाती थी। उसके बाद के लिए मुगल आजम में फिर वो एक बंदा था, बोलते कानपुर का एक बंदा था, वो एक मधुबाला ही अच्छा करती थी। मधुबाला इतना खूबसूरत तो थी, बहुत खूबसूरत। बलबला है ना, मतलब सोचिए एक्सप्रेशन में कमाल, मतलब फुल अप पैकेज थी, पर डांसर नहीं थी वो। मैंने ये सुना है, शायद ये बोलना अतिशयोक्ति होगा इस प्लेटफॉर्म से, कि बेताली थी सुनने में, मुझे ये भी पता चला था मुझे उस वक्त। अब तो ताल पकड़ नहीं पाती थी, नहीं पकड़ पाती थी, आसान थोड़ी ना है। तो जैसे आप बोल पाते हैं इतना अच्छा कैमरे के सामने, कितना मुश्किल है औरों के लिए वही बात है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा कि भाई उस लेवल की बंदी थी थोड़ा सा, फिर मैंने अपने आप को उनके साथ ही रखवा लिया, पानी भी पिलाता था मैं ही। तो फिर उनको मेरे पे भरोसा था, हम गोवा में थे कुछ दिन उनके साथ, तो मैं उनको घुमाना फिराना सब करता था। तो फिर मैंने पूछना शुरू किया, तो मैंने बताया बेटा, बोले वे कानपुर का एक लड़का था, बोले जो इनसे सीखते, इनसे मतलब महाराज जी से, उनके पति से सीखता था, वो बेसिक पे था। तो वो कदकाठी वैसे ही था, एकदम अर्जेंट था वो, पूरा राउंड देनता था एक, अब दिखेगा गाना वो प्यार के तो डरना का, गाना से पहले कथक का पीस है। तो उस पीस में वो, उसमें राउंड था, कुछ फुटवर्क दिखाना था, तो उस बंदे को पूरा सेम कॉस्ट्यूम पहनाया गया। उसके बाद जैसे कहीं राउंड लेके आना है तो मधुबाला आती थी, तो मधुबाला का फेस आ रहा है और उनका फेस आता था। फिर उसके बाद पैर दिखाना तो लड़के का पैर होता था। अगर कुछ हैंड मूवमेंट्स हैं, क्योंकि उतना परफेक्ट मूवमेंट उनका जाता नहीं था, तो उस बंदे को बोला जाता था। और बैक साइड से लेके जो भी, अगर कभी वीडियो आपके साथ देखो तो मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा। और फिर मैंने पूरा उसी वक्त मैंने तब मेरा एंड्रॉयड नहीं था। घर आके हमने वो सीडी लेके वो देखा, तो पूरा चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट वही चीज़ें थी। उतनी बड़ी जिन्होंने खुद, अच्छा महाराज जी कोरियोग्राफी इनके ऊपर करते थे, वो सिखाती थी उनको मधुबाला को, रमन देवी जी सिखाती थी मधुबाला को। फिर ऐसा सेम पाकीजा का है, पाकीजा का भी सुनेंगे, पद्मा खन्ना जी जो थी, गोपी कृष्ण जी की शागिर्द थी, जो जिन्होंने रामायण में कैकई का रोल किया है। अच्छा। रामानंद सागर जी का जो रामायण है उस पर कैकई का रोल जो किया है, वो एक समय पे अच्छी हीरोइन भी थी, पुराने समय में हीरोइन भी थी वो पद्मा खन्ना जी। वो पंडित गोपी कृष्ण महाराज जी की चेली हैं। अच्छा। तो वो तब तो बीमार पड़ गई थी, ये बहुत बीमार थी मीना कुमारी जी। तो वो पूरा सीक्वेंस उन्होंने, इतना दुपट्टा रखे, एक वाइट वाला है, वो देखिएगा गाना, सॉन्ग भूल रहा हूँ, पूरा है उनमें, वो उन्होंने पूरा किया है। तो कोरियोग्राफी इस तरह से, एक उस समय के राज हैं सब। तो आजकल तो नाम दे दिया गया डबल बॉडी ये ऐसा करके, तो आज तब वो क्या किया जाता था कि उनके जैसे दिखने वाली एक्ट्रेस जो अच्छी डांसर हो, और ये हीरोइनें एक्सप्रेशन बड़ी एक्सप्रेसिव थी। मीना कुमारी जी, कोई नाम, मतलब कान छू के नाम लेना चाहिए। तो उनका एक्सप्रेशन और इनका बॉडी लैंग्वेज, तो इस तरह से। फिर संध्या जी जो थी, नौरंग फिल्म वगैरह देखा आपने, संध्या, तो नौरंग फिल्म थी जो चल जा रहे हट नटखट सॉन्ग वगैरह। तो इस समय महाराज जी का काम कैसे उन लोग उनसे काम करवाना, वो बहुत टैलेंटेड थी, मतलब वो ओवर टैलेंटेड थी वो। तो उनका भी एनर्जी को ग्रास्प करना, ये करना, टिल माधुरी तक तो फिर आप तो देख ही रहे हैं। सितारा देवी का बड़ा नाम था बॉलीवुड में, कमाल हो, तो खुद एक्ट्रेस थी और अपने तरह का उनका एक नाच था। उनसे भी मेरा इंटरेक्शन कम रहा, पर उनका सानिध्य मुझे मिला, कम मिला पर मिला। वो एक समय ऐसा था कि मैं इतनी छोटी सी जगह, खैरागढ़ से रहने वाला बंदा मैं था उस वक्त, वहाँ तक पहुँच पाना मेरे लिए स्टाइल अलग था कि पद्मश्री क्या दोगे, उन्होंने तो अपना भारत रत्न चाहिए बोलती थी और डिजर्व देना चाहिए था। और इतनी खूबसूरत, आप बिलीव करिएगा कि मेरी पहली मुलाकात, मुझे एक टाइटल मिला हुआ है सिंगारमणि करके। तो ये हर शास्त्रीय नर्तक या संगीत वालों को डिज़ायर होती है, और ईश्वर की कृपा, छत्तीसगढ़ के अकेला बंदा हूँ कथक में। बाकी कथक में मेल आर्टिस्ट में मैं पहला अकेला हूँ सिंगारमणि, और भी लोग हैं। तबले वालों को तालमणि मिलता है और वोकल वालों को सुरमणि मिलता है। अच्छा। तो बिलीव करिएगा वो प्रोग्राम होता है, तो उसमें ना एक दिन में 6-7 लोगों का परफॉर्मेंस होता है। तो मेरा बीच में था, यानी कि 5वें नंबर पे था, फिर इधर 5 और ये था। अब तब ऑडियंस, नॉर्मल ऑडियंस के सामने अपन तो नाच लेते हैं, लेकिन एकदम आप बिलीव नहीं करिएगा देवेश जी, जैसे मेरा परफॉर्मेंस से पहले ब्रेक हो गया, और ब्रेक के बाद पता चला कि वहाँ नाम सितारा जी आ चुकी हैं, ऐसा मतलब ऐसा किसी जन भारी आवाज़। अच्छा, आप लोगों के सामने परफॉर्म किया? हाँ, सितारा देवी जी पहुँच चुकी हैं, आपका ये वो, तो ऐसा उनका स्वागत हुआ। आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं परफॉर्मेंस नहीं किया हूँ, मैं इतना भीग चुका था आतंक से। देखिए अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं वो सीन याद करके। आतंक से मैं वो हो गया, और मस्त थी वो और मंच पे एकदम फ्रंट में बैठी थी। अब मेरा हुआ हाथ लेकर, तो उसके बाद हाथ साजिंदे बैठे हैं, मेरे जो तबले चंदन, मैं बोला एक बार बोलना है भाई, भगवान बैठा है मेरे सामने। तो मैंने बोला दीदी बस आशीर्वाद दीजिएगा कि आपके चरणों में फूल है, अब कुछ संभव ही नहीं, आपके सामने क्या करूँ। मतलब आपको क्या ही दिखाना, जो देख के करके बैठी हैं। और आप बिलीव करिएगा, उस समय की फ़ोटो भी है मेरे पास, देवेश जी हरी साड़ी में इतनी खूबसूरत, उस समय भी वो 87 कुछ जा रही होंगी, 2008 की बात है, 90 नियर अबाउट थी। और उस पूरे मंच पे, मतलब ऑडियंस के उस पे, वो अकेली मुझे दिख रही थी, वो बस भर भर के आंसू थे। और वो ईश्वर का नाम लिया, और पता नहीं वो मेरा 45 मिनट का डांस कैसे हुआ। मंच पे उन्होंने मेरे बाद उन्होंने प्रोग्राम रुकवाया,
प्रोग्राम रुकवाने के बाद मंच पे आई और उन्होंने मेरे को माथा चूमा और मेरे साथ, मैं तो हाइट मेरी इतनी आती थी वो, तो उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से मुझे किया और बोले बस एक ही गलती की है तूने, बोले तूने तो मूंछ रखता है, गोपी कृष्ण जी दिखा डांसर लोग मूंछ नहीं रखते और उन्होंने, तब तो मेरे घने बाल थे मेरे हाँ, तो उन्होंने वो मेरे लिए आशीर्वाद आज तक है कि स्पर्श मिलना भी, पारस लोगों का स्पर्श, पारस पत्थर का हाँ, स्पर्श हाँ। मिलना भी, और उन्होंने क्या उसका 3 बार लगातार उसी मंच पे मेरे को अलग अलग साल में मुझे परफॉर्मेंस उनके सामने करने को मिला, तो पहचान चुकी थी। फिर मैं घर भी गया उनके, तो फिर ऐसा कबीर चौरा के पास। नहीं, खार वाला यहाँ बॉम्बे का, अच्छा, ये बॉम्बे की बात बता रहा हूँ मैं हाँ, आपको, हाँ। ये परफॉर्मेंस मेरे बॉम्बे में हुआ। तो फिर टाइटल भी मिला उन्हें, नेक्स्ट जब मेरे को टाइटल में अवार्ड जीत गया तो 1 साल बाद मिलता है वो, तो गया तब भी हुए थे, उनके हाथ से अवार्ड ही मिला, श्रृंगारमणि मुझे सितारा देवी की जी की दीदी के हाथ से ही मिला। अच्छा। जी, तब तक तो पहचानने लगे थे, तो प्रेम भी मिला मुझे उनका। तो वो उन्होंने नृत्य को जो पहुंचाया है जहाँ, तो वो तो फिल्मों में टॉप लेवल की हीरोइन थी अपने समय में। फिर पंडित किशन महाराज जी के कहने पे बोला नहीं ये सब कुछ नहीं होने वाला, तुमको, तुम आओ वापस, ऐसे ये सुना मैंने कहीं किसी बड़े कलाकार से, इस छोड़ो, कथक की जिंदगी देगी। फिर वो एकदम छोड़ के टॉप में थी, जैसे माधुरी कैसे टॉप में थी, वैसे छोड़ के वापस कथक की साधना में आई हूँ। तब तो सबकी रीचेबल हुई ना, नहीं तो अगर एक्ट्रेस उस पर थी तो कौन पहुँच पाता उन तक। फिर उन्होंने कथक को एक नया आयाम दिया। जो कथक पुरुषों की विधा आप बता रहे हैं जी। लेकिन जब आपने कथक शुरुआत किया होगा तब तो बहुत चैलेंजेस रहे होंगे, क्योंकि लड़कों की जो दुनिया होती है जी, वो जी, अलग जी, होती जी, है, जी, और जी। उस बीच कोई एक नौजवान नज़ाकत से बढ़िया डांस कर रहा है, जी, जी, जी। जो कि उनका फॉर्म भी है, जी, जी। लेकिन सबकी समझ उतनी बड़ी नहीं है। नहीं है। तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे? चैलेंजेस तो थे, एक तो सबसे अच्छी बात है कि मेरी खुद की गुरुजी भी महिला हैं, हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह जी, अभी हाँ। लखनऊ में वो वाइस चांसलर हैं। वाइस और चांसलर हैं। और मुझे मेरी मम्मी श्रीमती सुशीला सिंह जी, इनका बहुत मुझे सपोर्ट रहा। करना तो करने तो छोड़ दे, कभी नहीं। फिर दिक्कत कहाँ है कि एक तो राजपूत परिवार का लड़का, आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं जिस जगह पे मैं एडमिशन के लिए फॉर्म लेने गया ना, तो एक जो भैया बैठे थे, शंकर नाम था उनका, यूटीडी जो उनका होता है, हाँ क्या चंदा पहचानते थे, छोटा सा खैरागढ़, तो क्या करेगा भैया, मैं कथक में एकदम ऐसे कथक में लूँगा, मैं एकदम खुश में। अबे कथक लेगा, ले ही लेंगे ना वर्ड, अबे कथक लेगा, अबे लोग चिढ़ाएंगे, तेरी कमर ऐसे में हिलेगी, सच में नर्वस हुआ मैं उस वक्त। फिर घर आ गया, फॉर्म लेके तो घर आ गया, भरा नहीं उस दिन में। मम्मी बोली देखा जाएगा। फिर मेरी गुरुजी बहुत मस्त, उनका डांस एकदम तगड़ा है, ऐसे एकदम तगड़ा नाचती हैं, तो सब छोड़ो, फिर घुस गया। मेरे को चलो 1 साल ब्रेक तो सभी लेते हैं, देखते हैं। तो शुरू के दिनों में दिक्कत आनी शुरू हुई, फिर वो भी शुरू, आपने जो कहा चिढ़ाना होना सब शुरू हो गया, सब शुरू हुआ। तो चिढ़ाने तो बहुत दिक्कत भी आने लगी, अरे चिढ़ा रहा है यार, निकलना है। वो 4 बंदे होते थे वहाँ पे, अबे नचरिया जा रहा है, ऐसा होता था। या 20 साल 26 ईयर बैक बता, 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो होता था, उसको क्रॉस करना बड़ा दिक्कत, पर ईश्वर है, मेरा ये मानना है कि ईश्वर, माँ दंतेश्वरी वहाँ जस्ट पीछे बैठती, मैं उन्हीं के उसमें जा जाता था। दिक्कत आती थी, आंसू भी आते थे। आज वो बंदे कहीं नहीं है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आज वो कोई दारू पी के पड़ा हुआ होगा, कोई पागल खाने में है, इस तरह के भी हुए हैं। तो कर्म रिटर्न्स होता है। फिर धीरे धीरे वो होने लगा, और गुरु ने मुझे ऐसा गढ़ा, और अचानक से एकदम फ्रंट पे लाया उन्होंने मुझे 1-2 साल में। तब तक पेशेंस रखना पड़ा मुझे, वो कैसे आया मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं आज सोचता हूँ कि अगर आज भी मेरे साथ अगर वो ट्रॉमा हो तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो पर वो हुआ और होने लगा। फिर वो तो ये सारे लोग जो थे, फिर कोई चंदन भाई, चंदन भैया, चंदन जी, ये सब होने लगा। और भगवान जी की कृपा से मैं, जब मैं 2004 में उस वक्त तो, आजकल तो गली गली में अवार्ड्स मिलते हैं, यूथ फेस्टिवल हुआ करता था उस ज़माने में, याद करिएगा। तो मैं यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में कथक डिपार्टमेंट में मैं पहला नेशनल विनर था 2003-04 में। अच्छा। हाँ, फर्स्ट नेशनल विनर था। तो वहाँ से और लोगों की और वो बदल गई। तो गुरु ने भी मेरे पीछे इतना मुझे सहयोग किया, मेरे गुरु ने, कि नहीं तुझे मैं बना के रहूँगी। ये जो तेरे पीछे जो करते हैं, ये सब तो सब वो अब खत्म है, अब करने वाले करें, लेकिन अब तो अच्छा लगता होगा पीएससी में, व्यापम हाँ। में आपके नाम के सवाल आ रहे हैं। जी जी, बहुत ईश्वर गुरु कृपा, माता मेरी मम्मी जी का आशीर्वाद है, माँ का, और ईश्वर की तो कृपा सबसे बड़ी है। तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है, तो ये तो ज़्यादा ही मिल गया मुझे कि ये अचानक से एक दिन बच्चों ने मुझे फ़ोन किया। मुझे डर ये था कि मैं कुछ दिन पहले खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम लेके आया था, कोई इशू तो नहीं हो गया है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 12-15 कॉल थी किसी बच्चे के, तो बोले भैया आज हम नेट का एग्ज़ाम दिला के आए हैं, और भैया आपका नाम था, वी आर वेरी प्राउड कि हम आपको जानते हैं। तो ये नेट, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो नेशनल होता है, जो यहाँ होगा वो दिल्ली में भी होगा, वो बंगाल में भी होगा, कलकत्ता में भी वही होगा, एक ही पेपर होता है वो। तो उसमें नेशनल जी, तो वो जो था उस पर जो था वो, मतलब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि इतना नहीं किया मैंने, फिर भी उन्होंने एक रिकॉग्निशन राष्ट्रीय स्तर पे देना, कि आपको उसमें लिखा था कि देश के नर्तकों, तो नर्तकों अपने आप से जुड़े, मैं मानता कभी नहीं हूँ, तो मैं तो कोई बैकग्राउंड नहीं है देवेश जी, तो अपन तो सीख रहे हैं, प्रचारक हैं, जितना सीख पाए। तो लेकिन उन्होंने वो नर्तक मेंशन किया, एक गवर्नमेंट के उससे आया, एनटीए से, नर्तकों, देश के नर्तकों, वो एक फील जो था, एक
कुछ तो था। तो क्या अलग है जो आपको बाकियों से अलग करता है सब देश में बाकी डांस कर रहे हैं? मेरी सोच, कथक को लेकर जो मेरी सोच है, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, सबकी अपनी अपनी सोच हो डेफिनेटली होती है, लेकिन मुझे औरों से जो अलग करती है कथक के प्रति जो मेरा विज़न है, मैं कथक को कुछ अलग तरीके से देखता हूँ। जैसे उसका अभिनय पक्ष जो है, कथक का एक पार्ट है जिसमें लोग मोस्टली क्या होता है, जो मैंने आपको बताया गत निकास एक चीज़ होती है, उसके बारे में मैंने बताया। अक्सर लोग करते हैं जब डांस करते करते बड़े थक जाते हैं मंच पे, एक एक घंटा नाचता है एक बंदा। तो ब्रेक लेने के लिए हाँ, वो बड़ा सॉफ्ट, क्या ब्लैंक, तो मैं वहाँ तो खड़ा तो नहीं हो सकता, हाँ, हाँ, खड़ा तो हो नहीं पाऊंगा, ब्लैंक हो जाएगा, खत्म। हाँ, तो वहाँ वो इतना खूबसूरत है कि वो मीठा 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 चलता है, उसमें ना एक वॉक होती है हाँ, चलने का, उस पर मैंने काम किया है। अच्छा जी। तो बहुत लोग आज भी पीछे पड़े हैं कि चंदनी प्रोजेक्ट फिर से करूँगा, थोड़ा सा माहौल बना के इसको फिर से शुरू करूँगा। और इतना खूबसूरत है कि आप बिलीव नहीं करिएगा कि 2022 में मैंने ऐसी एक बना के एक पोस्टर बना के डाल दिया। आप बिलीव नहीं करिएगा कि ऑनलाइन मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए उसमें। अच्छा, वीडियो से उस गत सिखाने से सिखाना शुरू किया। फिर मैंने ऑनलाइन ज़ूम पे, इस पे आप तक नहीं पहुंच पा रहा हो तो मैंने वीडियो बना दी एक एक चीज़ का कि पैर ऐसे पलटेगा, मतलब एक एक चीज़ का वीडियो बनाया मैंने, एकदम पर्टिकुलर। आपको दूंगा तो प्रॉपर दूंगा मैं। अगर मैं ऐसे कर लूँगा तो आप कैसे जानेंगे? एक फॉर्म पे आप देखेंगे तो नहीं जान तो पाएंगे। ऑनलाइन सिखाते क्यों नहीं फिर? अब सिखाता हूँ पर कम है, सिखाता हूँ ऑनलाइन। तो कौन है सीखने वाले, इंडिया के हैं बाहर के हैं? बाहर के भी हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि बाहर के लोग भी जी, सीखना हाँ, चाहते हैं। तो करते हैं, बाहर तो पूजते हैं सर। अगर आप कथक के अंदर दिल्ली चले जाएँ ना, तो रशियन लोग देखेंगे का मैं अपने बच्चों को कि जीन्स पहन के जाते हैं क्लास मेरे। मैं बोलता हूँ बच्चों, वो बंदियाँ नोज़ पिन सुंदर सा काजल लगा के, बिंदी लगा के, इतनी खूब गोल्डन हेयर टाइट करके, पायल पहन के, आप सिर्फ़ वो रंग रूप उनका विदेशी है, पूरे वो भारतीय बन चुके हैं। टूटी-फूटी हिंदी में इतना खूबसूरत नाच कर रहे हैं। कहाँ सीखते हैं? और ये कथक के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है, अच्छा, खैरागढ़ में भी हैं लोग हैं, पर कथक के अंदर में जो वो आते हैं दिल्ली, तो वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ पे जो लोग को देखो तो लगता है वो सबसे आपने बेगम परवीन सुल्ताना जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी हमारे देश की पद्म विभूषण वोकलिस्ट हैं। तो उन्होंने अभी खैरागढ़ आई थी एक प्रोग्राम में, तो उन्होंने एक चीज़ बोला जो मुझे यहाँ लग गई एकदम, कि कर लीजिए आप लोग शास्त्रीय संगीत, क्योंकि हमारा है, आप लोग जैसे चाहे जैसा है कर लीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा, और हमको सिखाने के लिए विदेश से बंदा आएगा। सच है, जैसे संस्कृत जर्मन ने जो अडॉप्ट किया है। जी, जी, जी। और देवेश जी वो साधना करते हैं वो लोग। मतलब ये नहीं कि सुपरफिशियल लेवल पे सीख लिया, ऊपरी तौर पे सीख लिया, बिल्कुल नहीं। मैंने साधना करते, जूझते हुए, रोते हुए देखा है उनको। और क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग होती है। जैसे हम जैसे चलते हैं ना, हम इंडियन बॉडी लैंग्वेज, अर्बन बॉडी लैंग्वेज, विलेजर्स लोगों के अलग, रूरल बॉडी लैंग्वेज आप समझ आ जाता है सबको, है ना? हम थोड़े एजुकेटेड है तो हम थोड़ा जी मैम ऐसे ऐसे बात करेंगे। उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बड़ी कुछ थोड़ी ना वो बैलेट डांस जैसी होती है, लेकिन यहाँ कितने ठेठ हो जाते हैं कि हम क्या ठेठ होंगे। तो मेरे को तो सल्यूट है, लगन है उनके मन में, लगन हमसे ज़्यादा। कई गाने में भी कहिए, नहीं बज रहा है, नहीं जा रहा है, आ का आ बोल रहे हैं, पर वो कर रहे हैं। तो आप लोग गाना ही पड़ता है इसमें कथक के दौरान? नहीं, सीखना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, हम साजिंदे होते हैं। जैसे वोकल के लिए भी बोला मैंने, मतलब शास्त्रीय संगीत गायकी के लिए भी मैंने बोला, तो ऐसा है, तो कर रहे हैं लोग, वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और बल्कि हमारे देश के जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, महाराज जी पूरे विदेशों में काम करते रहे भाई। आज भी बड़े विदेशों में बड़े बड़े अकेडमी हमारे यहाँ की हैं। बड़े बड़े हमारे देश के बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट लोग, आज भी उनकी बड़ी बड़ी अकेडमीज हैं लंदन में या और भी इलाकों में विदेश के। तो बड़ा अच्छा। और वहाँ स्ट्रेंथ, अगर यहाँ 10 है तो वहाँ 1000 होंगे लोग। क्या स्ट्रेंथ है। मैंने बहुत पहले एल्बम्स भी करते थे। आप एक गाना सुना है? ठीक। वो गाना सुनेंगे आप? तो लका होगे नहीं चीने जवारा, तो लका होगे, बहुत बजता था उस समय। उस समय का आज तक मतलब मिलियंस में उसमें वो है। तो उसमें 2 सॉन्ग बड़े हिट हुए थे। उसको मैं गोवा शिफ्ट हो गया था, तो फिर कंटिन्यू हुआ नहीं फिल्मों का। छत्तीसगढ़ी कुछ किए हैं यहाँ पर? बहुत सारा किया, बहुत गाने, प्रेमचंद जी के साथ खूब काम किए मैंने। अब क्यों छत्तीसगढ़ी सिनेमा में काम नहीं करते हैं? या क्योंकि कोरियोग्राफर हैं, लेकिन गिन के 4-5 स्टाइल होता है, वो कमर में हाथ रख लो, एक सिर के पीछे हाथ रख लो, और नीचे से ऊपर तक उठा लो, 4-5 ही है। उसमें छत्तीसगढ़ी गाना खत्म हो जाता है। मौका नहीं मिला, मैंने कोशिश भी की, पर नहीं जमा। पता नहीं क्यों नहीं जमा, जबकि पैसे तक की तो बात ही नहीं आई। अच्छा, पैसे भी हो जाए, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुंह ज़्यादा खोल लिया, ये बात तो हुआ भी नहीं। उसके लिए भी मेरी सोच है कि करना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं। फिर मैंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की, और एक फिल्म आई थी सुन सुन मैं आ गया धुन, उसका सेंट्रल कॉमेडियन था। अभी मैं विलन के लिए, जैसे मेरा लुक है, तो अभी मैं नेगेटिव्स के लिए रोल्स मुझे बहुत मिलते हैं। तो कोई नेता का रोल मिलेगा, तो इसका रोल मिलेगा, रिबन काट दो, थोड़ी देर के लिए पुलिस इंस्पेक्टर का मिलेगा, तो मैं नहीं करना मुझे। तो मुझे अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अब ईश्वर की कृपा रही तो इस साल के अंत तक बातें तो चल रही हैं। ये मैंने सावधान इंडिया भी किया है, एपिसोड किए हैं। सावधान इंडिया अपना आपका किसमें आता है, स्टार के लिए जो आता है, स्टार प्लस के लिए आता था पहले, उसके भी कुछ एपिसोड्स किए हैं।
कुछ अपनी फिल्में और बहुत सारे वीडियो सॉन्ग्स मैंने किए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी के कुछ उसमें के एकदम आइडियल सॉन्ग थे हमारे ऊपर। तो हमने वो वाला स्टारडम भी देखा है कि लोग रास्ते चलते जब लोग सर ये वही हरे वही हरे। तो वो भी रहा है। तभी एक्टिंग में मतलब आगे एक्टिंग में मेरी कोशिश तो है देवेश जी, पर डांस को अभी डांस मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एक्टिंग के लिए मैंने अपनी क्लास बनाई हुई है कि ये ऑब्जर्वेशन जो है फेशियल एक्सप्रेशन को लेके अभिनय का। तो जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोग का संपर्क करेंगे आपसे? सीखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम है चंदन पिनाक के नाम से, उस पे मुझे कर सकते हैं। और मेरी एकेडमी नर्तन फाउंडेशन सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो मेरी एकेडमी का एड्रेस एंड एवरीथिंग राजनांदगांव में लोकेटेड है। तो नांदगांव में जिसको एक्टिंग में एक्सप्रेशन सीखना है स्पेशली, जी जी वो जाएं और जाकर सीख सकते हैं। बिल्कुल जाकर सीख सकते हैं। अभी मैं बल्कि मैंने अगले महीने 16-17 तारीख को मई को मेरे एक्टिंग का फ्री वर्कशॉप रखा हुआ है। रायपुर या नांदगांव? राजनांदगांव में रखा है मैंने, क्योंकि नांदगांव को सर अब मैं क्योंकि मैं वहाँ से उसको उठाना चाहता हूँ मैं। तो हालांकि क्राउड यहाँ ज़्यादा है पर कोशिश तो वहाँ भी करनी चाहिए मुझे। यहाँ तो अभी पता नहीं क्यों कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ मिलता ही नहीं रायपुर से। तो तो रायपुर वाले बुलाया तो जरूर आऊँ मैं। हाँ। तो नहीं, रायपुर में भी एक्टिंग की जरूरत है। नहीं, मेरा अच्छा नाम यहाँ पे भी है भगवान की कृपा से, पर वही है कि वर्क को लेके मतलब वर्क नहीं कराना चाहते हैं। क्यों ये नहीं मालूम मुझे, या फिर उसके पीछे वही बात हो सकती कि इतना बड़ा कलाकार है, नहीं, कम बड़ा पैसे तो में नहीं, करेगा। सोच नहीं नहीं, बड़ा तो नहीं कहिए। सोच मेरा जो है ना, मतलब ग्रैब आपको पसंद आएगा काम, क्योंकि उनका रोज का दाल चावल है, मेरा शायद बिरयानी होगा। ये मैं ज़्यादा ही शायद बोल दिया पर है, क्योंकि मैंने अपने अपने आर्ट को वैसा रिफ्रेश किया है, वैसे अपडेट किया है। ये तो अपडेट करने वाली बात है। आप अगर 20 साल पहले का अगर आप पैंट पहनेंगे तो लोग हंस देंगे अभी, है ना। वो जो क्या बोलते थे, बैगी आता था क्रीज वाला, अब तो हम फ्लैट पहनते हैं। तो वही बात है, आर्ट फॉर्म भी हर 4 साल 5 साल में या कहिए 2 साल 3 साल में बदल जाता है। हाँ, तो ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों से जुड़ा हूँ, तो अपने आप को मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो अपना एक जोनर बनाया हुआ है मैंने डांस को लेके। तो देखिए कहाँ पहुँचते हैं। बहुत धन्यवाद, फिर कहीं बातचीत करेंगे इस विषय पे और ज़रूर। आज बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, ताकि हम भी समझ पाएँ कि चीज़ों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है या और क्या जिज्ञासाएँ हैं। फिर कभी चंदन भाई से बैठें तो उस पर और बातचीत हो पाए। आज के लिए इतना ही। सीजी बॉक्स चैनल को आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करे में कंजूसी करता है यार, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देगा, ताकि हमारे जो कतका आदमी देखा थे तेहू पता लगते और चैनल देखे के नजरिया भी ओकर धार बताए होते। तेकर से जोहार।